नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर। जी हां, 29 लोकसभा सीटों का विश्लेषण हम कर रहे हैं और सबसे पहले हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक बात पहुंचाई थी, जिनमें उन लोकसभा सीटों की हमने बात की थी जो पहले चरण में जिन पर मतदान होना है और जिसके बाद दूसरे और तीसरे चरण और चौथे चरण के अंतर्गत आने वाली सीटों पर भी हम नजर डाल रहे हैं। अभी तक हम शहडोल बालाघाट लोकसभा सीटों का समीकरण आप तक पहुंचा चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं और आज हम जबलपुर लोकसभा सीट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी हां, बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। जबलपुर सीट से बीजेपी ने फिर राकेश सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा पर फिर से विश्वास जता दिया है। तो जबलपुर लोकसभा सीट से जुड़े समीकरणों को समझने के लिए देखते रहिए सत्ता का महासंग्राम। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, आज हम जबलपुर की बात करने वाले हैं। जबलपुर लोकसभा सीट का हम विश्लेषण करें इससे पहले हम आपको प्रदेश की 29 सीटों का समीकरण समझा दें। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में अभी 26 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 27 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन 2015 में झाबुआ और रतलाम सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली, जिसके बाद बीजेपी के पास अब 26 सीटें रह गई हैं। अब बात करते हैं बीजेपी का गढ़ जबलपुर लोकसभा सीट की, जहां लगातार बीजेपी के राकेश सिंह अपना कब्जा जमाए हुए हैं। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में सीट पर बीजेपी के राकेश सिंह, कांग्रेस के विश्वनाथ दुबे और साथ ही बसपा के ब्रज किशोर केवट नतीजा के बीच मुकाबला था, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के राकेश सिंह ने लगभग 89,000 वोटों से बाजी मार ली थी। तो राकेश सिंह जिन्हें फिर से एक बार टिकट मिला है, 2014 में भी ये चुनावी मैदान में थे और जीत दर्ज की थी। इस सीट पर 2009 की तस्वीर जाने तो 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह बीजेपी के पक्ष में माहौल रहा था। 2009 में बीजेपी के राकेश सिंह, कांग्रेस के रामेश्वर नीखरा और बसपा से अजीज कुरैशी के बीच मुकाबला हुआ था, लेकिन इस चुनाव में भी बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी के राकेश सिंह ने लगभग 1 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर ली थी। तो 2009 की तस्वीर भी लगभग यही रही, क्योंकि सांसद चुने गए थे राकेश सिंह। 2009 की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब नतीजे आए तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की राकेश सिंह ने। और अब बात कर लेते हैं 2014 की। जी हां, अगर साल 2014 की बात करें तो जबलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। साल 2014 में सीट पर बीजेपी ने फिर राकेश सिंह को ही मैदान में उतारा। बीजेपी के राकेश सिंह, कांग्रेस के विवेक तन्खा और बसपा से आफ्ताब आलम के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया था, लेकिन साल 2009 के मुकाबले यहां से बीजेपी ने 2 गुना से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर ली थी। इस चुनाव में बीजेपी के राकेश सिंह लगभग 2 लाख वोटों से जीते थे। 2014 की तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी 2014 में डबल वोट से इनकी जीत हुई थी। तो लगभग यही तस्वीर एक बार फिर हम इस बार भी देखेंगे। अब बात वर्तमान लोकसभा चुनाव की करें तो इस बार फिर बीजेपी के राकेश सिंह और कांग्रेस के विवेक तन्खा के बीच मुकाबला देखा जाएगा। 2014 का इतिहास इस बार फिर दोहरा रहा है। कम से कम प्रत्याशियों के मामले में दोनों पार्टियों के लिए इस बार लोकसभा चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। खासतौर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी ही। प्रदेश अध्यक्ष के नाते राकेश सिंह पर पूरे प्रदेश का भार था, जिसके चलते कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पैठ कमजोर हुई है। यही कारण है कि इस बार राकेश सिंह के लिए भी जीत आसान नहीं होगी। इस बार इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। अब बात उन बिग फेसेस की करें जिनके कंधों पर इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी हो जाती है, तो बड़े चेहरों की जबलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस के पास ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अपने दम पर जीत का रास्ता तय कर सकते हैं। पहले नजर डाल लेते हैं बीजेपी के बड़े चेहरों पर, जहां सबसे पहले नाम आता है खुद राकेश सिंह का, जो 3 बार के सांसद हैं। इस बार भी बीजेपी के प्रत्याशी है राकेश सिंह। ऐसा चेहरा है जो खुद के दम पर चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन इस बार उनकी छवि फीकी पड़ती नजर आ रही है। खुद प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पार्टी के। अब बात करें दूसरा नाम जो धीरज पटेरिया का आता है। यहाँ बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं धीरज पटेरिया और निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस की निगाहें पटेरिया की गतिविधियों पर रहेंगी ही कि आगे वो क्या करते हैं।
तीसरी तस्वीर, तीसरा कांग्रेस का चेहरा है विवेक तनखा। बड़े चेहरों में सबसे पहले कांग्रेस की बात में अगर बात करें तो सामने आता है विवेक तनखा का नाम, जो राज्यसभा सांसद होने के साथ वरिष्ठ वकील भी हैं, साथ ही इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। तनखा खुद अपने आप में इतने बड़ा फेस रखते हैं जो अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार भी नजर है। दूसरा नाम जो आ जाता है विवेक तनखा के बाद वो है रामेश्वर नीखरा का। रामेश्वर नीखरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एक बार फिर लोकसभा चुनाव देखे तो एक बार लोकसभा चुनाव भी ये लड़ चुके हैं, तो एक और चेहरा कांग्रेस का। इसके बाद तीसरी तस्वीर रामकृष्ण कुसमरिया, जो नाराज हैं, पहले नाराज थे पार्टी से और अब देखा जाए तो भाजपा से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कुर्मी वोटरों पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है, कितना फायदा देंगे रामकृष्ण कुसमरिया कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी से जो कांग्रेस में शामिल हुए, ये देखना लाजमी होगा। अब हम जबलपुर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या पर भी नजर डाल लेते हैं। यहां पर कुल संख्या जो मतदाताओं की है 17,87,309 है, जिनमें से 9,24,978 पुरुष मतदाता हैं और 8,62,258 महिला मतदाता हैं, जो सीट पर प्रत्याशियों का भाग्य तय करने यहां पर वोट देंगे। लेकिन क्योंकि लगातार हम कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक बता भी रहे हैं कि नोटा एक अहम भूमिका इन चुनाव में निभा सकता है, तो देखने वाली बात यह होगी कि मतदाता जो सीट पर है वो कितना नोटा को भी मायने देते हैं। जबलपुर क्षेत्र के मुद्दों पर भी नजर डाली जाए तो यहां पर संस्कारधानी में नर्मदा प्रदूषित हो रही है। अवैध खनन, शिक्षा और स्वास्थ्य भी यहां का बड़ा मुद्दा है। यहां पर अपराध पर अंकुश न लगना, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव भी बड़े मुद्दों में शामिल है। नर्मदा का प्रदूषण, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव भी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राकेश सिंह बैकफुट पर आ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में सांसद हैं संस्कारधानी के। अब इस लोकसभा सीट का गणित समझ लीजिए। जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी कांग्रेस के पास 4-4। इन समीकरणों से साफ है कि इस बार इस सीट पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा और कांग्रेस के लिए यह तस्वीर थोड़ी सी धुंधली है, क्योंकि इस बार सरकार में है कांग्रेस राज्य में। तो ऐसे में देखना लाजमी हो जाता है कि क्या नतीजे होंगे इस संसदीय सीट के। जबलपुर हॉट सीट्स में शामिल है और हाई वोल्टेज सीट भी इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान सांसद हैं, इस सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। उनके सामने विवेक तनखा है, पुराने ही कैंडिडेट रिपीट हुए हैं, लेकिन विवेक तनखा पिछला चुनाव हार गए थे। इस बार क्या उनकी जो किस्मत है वो रिपीट इतिहास निभाएगी, रिपीट इतिहास बताएगी, या फिर विवेक तनखा की किस्मत चमकने वाली है? इसी सीट को हम समझ लेते हैं, क्योंकि डेप्थ के मुद्दे जो होते हैं उन्हें हम आपके सामने रखते हैं। ये समीकरण आप समझ ही गए होंगे। आप जो डेप्थ सीट की कहती है, नब्ज सीट की कहती है, क्या राजनीति यहां पर हो रही है, उसी को समझ लेते हैं। और इस बार ये सीट किसके खाते में जाती हुई दिख रही है, हमें इस मामले में हम बात करेंगे। हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडियो से हमारे मैनेजिंग एडिटर सोमदत्त शास्त्री जी जुड़ रहे हैं। राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं और डेप्थ स्टोरी को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी भी हैं। मनोज वर्मा जी भी राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, राजनेताओं में उठना बैठना है, इसलिए अंदर की खबर बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो सबसे पहले शास्त्री जी आपकी तरफ में रुक कर लेती हूं। जबलपुर राकेश सिंह, विवेक तनखा, मुकाबला कड़ा होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की अगर विधानसभा चुनाव की तस्वीर देखें तो 4-4 सीटें विधानसभा चुनाव में दोनों के पाले में गई थी, यानी वोटर्स किसी एक पार्टी की नहीं है यहां पर। शास्त्री सर, मैं आपको बताऊं, देखिए जबलपुर सीट जो है इस समय सबसे हॉट इसलिए है कि ये कमलनाथ की नाक का सवाल है। बिल्कुल, कमलनाथ का ये क्षेत्र है, कमलनाथ ही यहाँ राजनीति को होल्ड करते रहे हैं, महाकौशल की राजनीति को। तो जबलपुर महाकौशल का एक प्रमुख शहर है। दूसरी बात यह है कि महाकौशल के इस सीट पर पहली बार मतदाता बड़े असमंजस में है। देखिए विवेक तनखा कोई नए नहीं है और राकेश सिंह कोई नए नहीं है जी। यहाँ पहली बार मतदाता इस उहापोह में है कि उसे मोदी को चुनना है या राकेश सिंह को, मोदी को चुनना है या विवेक तनखा को चुनना है। कि विवेक तनखा भी देखिए वहाँ पे बहुत ऊंचे पहुँचे हुए इंसान हैं और नेहरू परिवार से उनके बहुत ही पारिवारिक संबंध किस्म के रहे हैं बहुत पहले। उन पारिवारिक संबंधों के कारण उनका सत्ता में बहुत गहरा दखल बहुत लंबे समय तक रहा है और उनके कानून के शीर्ष पर होने के कारण, एक बड़े वकील होने के कारण उनके दूसरे पार्टियों में भी संबंध बहुत अच्छे रहे हैं।
तो अब जहाँ तक अभी की जानकारी है, कुछ दिन पहले तक की जानकारी तो ये है कि विवेक तनखा ये चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। वे राज्यसभा के मेंबर हैं और उन्होंने लगातार मना किया था कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन पर फोर्स किया गया और उनसे कहा गया कि ये चुनाव आप लड़िए। पिछला चुनाव वो 2 लाख मतों से हारे थे, जैसा कि अभी आपने अपने एनालिसिस में बताया। वो पिछला चुनाव अगर हम देखें पिछले चुनाव के नतीजों को, तो उसके हिसाब से वहाँ पे रामेश्वर निखरा एक अच्छे प्रत्याशी साबित हो सकते थे, जो कि बहुत कम मतों से पिछला चुनाव हारे थे जी। लेकिन उन पर विश्वास इसलिए नहीं जताया गया क्योंकि गुटीय राजनीति जो है रामेश्वर निखरा को कबूल नहीं कर पाती है वहाँ की। तो अब यहाँ विवेक तनखा एक बार फिर खड़े कर दिए गए हैं। वो अनिच्छा के बावजूद यहाँ खड़े हैं और चुनाव उनको लड़ना होगा, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उनके साथ जो वहाँ का क्षेत्रीय कार्यकर्ता है वो कितना जुट पाता है, इस पे कांग्रेस की हार जीत बहुत निर्भर करेगी। देखिए राकेश सिंह वहाँ पे अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं और कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में उनकी जो साख है वो बरकरार है, उसमें कोई अंतर आने की संभावना नहीं है। और पिछले चुनाव का जो ग्राफ हम देखें तो पहला चुनाव उन्होंने 89,000 से जीता, दूसरा 1,09,000 से जीता, तीसरा 2 लाख मतों से जीता। तो जाहिर है कि उनका जो वोट का कमिटेड वोटर का जो प्रतिशत है वो बना हुआ है और वो पिछले चुनाव में भी बना था और उसमें इजाफा हुआ, कोई कमी नहीं आई। तो इस चुनाव में अगर उसमें कमी आने की कोई संभावना दिखाई दे रही हो तो ये तभी हो सकता है संभव जब कांग्रेस कोई करिश्मा दिखाए वहाँ पे और ये साबित करे कि उनके जो प्रत्याशी हैं विवेक तनखा वो वहाँ के कार्यकर्ताओं से पूरी तरह से जुड़ गए हैं। देखिए उनकी जो छवि है वो एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति की रही है, इसलिए कांग्रेस का जो निचला स्तर का कार्यकर्ता है वो उनसे बिल्कुल जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। पारुल जी। बिल्कुल सर, ये तो साफ है कि यहाँ राह आसान नहीं है। आपने भी बताया निखरा को मौका दे सकते थे, लेकिन गुटिया राजनीति निखरा को इजाजत नहीं दे पाई शायद कि वो आगे बढ़े। विवेक तनखा राज्यसभा सांसद हैं, अब वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा सदस्य हैं और सांसद का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या मनोज सर लगता है आपको, चेहरों का टोटा तो है ही इस जगह से कांग्रेस के पास, लेकिन ऐसा हो सकता था कि निखरा को मौका दे देते, विवेक तनखा को नहीं लाना पड़ता, क्योंकि विवेक तनखा तो पहले से इस सीट से हार चुके हैं। राकेश सिंह की अगर बात कर लेते हैं तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ। बिग फेस हम यहाँ जबलपुर से उनको दिखा रहे थे सीटों से, जो जबलपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर जो विधानसभा सीटें उसको लेकर भी हम उनकी कंधों पर जिम्मेदारी देख रहे थे, लेकिन हुआ 4-4 का बंटवारा। किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए रामेश्वर निखरा निश्चित रूप से दावेदार थे। जब दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की तो पूरे समय वो उनके साथ थे। हालांकि वो इच्छुक थे होशंगाबाद सीट से चुनाव लड़ने के, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों से और जो पॉलिटिकल, जिस बात का इशारा भी शास्त्री जी ने किया था, दलीय राजनीति जो कांग्रेस की इंटरनल, उसके चलते उनको होशंगाबाद से टिकट नहीं मिल पाया और जबलपुर से वो लड़ने के खासे इच्छुक नहीं थे। कांग्रेस के पास वह चेहरों की कमी है। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने पहला चुनाव 1982 में बाबूलाल परांजपे ने उपचुनाव में ये सीट जीती थी। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो एक कांग्रेस की लहर चली थी उसमें फिर बीजेपी हार गई थी। हालांकि 1996 के बाद से बीजेपी लगातार यहाँ काबिज है। एक बार जयश्री बनर्जी भी यहाँ से सांसद रह चुकी है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं, उनकी वो सास हैं, यानी जेपी नड्डा की ससुराल भी है जबलपुर। दूसरी एक बात है, राकेश सिंह 3 चुनाव लगातार जीत चुके हैं, चौथी बार फिर मैदान में। कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट यही है कि जैसे अभी शास्त्री जी ने बताया कि नाक का सवाल दोनों के लिए, राकेश सिंह के लिए भी है और कमलनाथ के लिए भी है, लेकिन राकेश सिंह और कमलनाथ इन दोनों का जो निर्वाचन है छिंदवाड़ा और जबलपुर, ये पहले फेज में इसका निर्वाचन हो जाएगा 29 अप्रैल को। इसके बाद से दोनों बड़े नेता फ्री हो जाएंगे बाकी हिस्सों प्रचार के लिए। जहां तक प्रचार प्रसार की बात है तो निश्चित रूप से 3 बार के सांसद है राकेश सिंह। नीचे तक बीजेपी का संगठन मजबूत है। कांग्रेस के साथ इस चीज का अभाव है, क्योंकि वो हर बार, अगर इस बार विवेक तनखा को छोड़ दें तो हर बार एक नए चेहरे पर वो दाव लगाते हैं। इसके पहले सेठ गोविंद दास वो जरूर 4 बार 5 बार के सांसद रह चुके थे। इसके बाद कांग्रेस ने ऐसा कोई चेहरा नहीं दिया वहां कि जो लगातार रहे। उसका कारण एक यह रहा कि एक तो गुटबाजी, दूसरा कोई एक लगातार एक चेहरा नहीं होने के कारण एक संगठन जिसको कहता है कि अभाव, वो दिखा। ये जो 4 सीटें अभी विधानसभा में हमने देखी जीती हैं, जो हमने एक, आपने जो जिस नाम का जिक्र किया था धीरज पटेरिया, एक सीट वो 500 से भी अंदर वोट के अंदर से बीजेपी हारी है। और एक शरद जैन जो स्वास्थ्य मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में, वो भी 1000 से कम वोटों से हारे। यानी कि अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 4-4 बराबरी का दिखता है, लेकिन वोट ऑफ शेयर देखेंगे तो बीजेपी थोड़ा सा आगे दिखेगी। हालांकि ये लीड उतनी नहीं है जितनी लोकसभा चुनाव में, लेकिन जो लोकसभा के मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। और जैसे शास्त्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये चुनाव मोदी बनाम विवेक तनखा होगा, राकेश सिंह बनाम विवेक तनखा नहीं होगा। बिल्कुल।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने जो बताया कि मोदी बनाम राकेश सिंह नहीं, मोदी बनाम विवेक तनखा, राकेश सिंह जैसी बातें हो रही हैं यहाँ पे। शास्त्री सर, संघ के पसंद माने जाते हैं राकेश सिंह, तो क्या यहाँ पर ये फैक्टर भी काम करता है? और रामकृष्ण कुसमरिया कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं इस बार बीजेपी को? देखिए, जितना नुकसान रामकृष्ण कुसमरिया पहुंचाएंगे उससे ज्यादा नुकसान धीरज पटेरिया पहुंचा सकते हैं, जिनका जिक्र भी मनोज वर्मा जी ने अच्छी तरह से किया जी। क्या है, धीरज पटेरिया वहाँ के बहुत अच्छे नेताओं में, उनके एक भाई पत्रकार भी हैं और वो ग्रास रूट लेवल पे कार्यकर्ताओं के बीच में एक अच्छी बेहतरीन छवि के लिए जाने जाते हैं जी। अगर मान लीजिए उनको लोकसभा का टिकट भी मिलता है तो वो एक कोई अच्छे प्रत्याशी साबित होते, मैं अगर कह सकता हूँ। लेकिन उनको पिछली बार ही विधानसभा टिकट देने से पार्टी ने इनकार कर दिया और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो वो कितना, जैसा कि आपके एनालिसिस में पिछली बार आ चुका है, आपने बताया है कि वो कांग्रेस उन पर नजर रखेगी, तो कांग्रेस उन पर नजर रखे न रखे, लेकिन उनका एक इशारा भी राकेश सिंह को काफी नुकसान पहुंचा सकता है और वो उतना ही नुकसान पहुंचाएगा जितना नुकसान, उससे ज्यादा, बल्कि कुसमरिया जितना नुकसान पहुंचाएंगे उससे ज्यादा नुकसान धीरज पटेरिया पहुंचा सकते हैं। तो कहना ये आसान नहीं है कि कुसमरिया बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पारुल जी जी सर, जिस तरह से हमने देखा कि दोनों ही रिपीट कैंडिडेट हैं, मनोज सर रिपीट कैंडिडेट हैं, राकेश सिंह भी अध्यक्ष बनने के बाद फिर से चुनाव लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र में, यहाँ भी क्योंकि कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं बीजेपी के पास कि वो जमीन पर उतारे, मैदान में लाए, और वही हालात कुछ कांग्रेस के भी हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता हम देख रहे हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं क्षेत्र में और राजनीति को समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके ही दम पर होता है कि आप पार्टी आला नेताओं की तरफ से अनाउंस कर दिया जाता है कि आपकी तरफ से इतने नेता होने चाहिए, इतने कार्यकर्ता होने चाहिए। जब इनका जो सम्मेलन होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है, वही कार्यकर्ता जब भीड़ इकट्ठी करता है, अपना पैसा खर्च करता है, उसके बावजूद भी उसे जगह नहीं मिलती है। हालात दोनों ही पार्टियों के हैं। राजनीति में ये मायने इसलिए रख जाता है क्योंकि वही कार्यकर्ता है जो जमीन पर इन नेताओं के लिए काम कर रहा होता है। देखिए, बिल्कुल ये कार्यकर्ताओं की ही नाराजगी है कि 15 साल की सत्ता के बाद बीजेपी आज सत्ता से बाहर है, वरना वोट आप प्रतिशत उनका कांग्रेस से ज्यादा है। सीटों की बात करें तो कई सारी ऐसी सीटें हैं बीजेपी जो हारी हैं जो 500 से लेके 1000-2000 वोटों के अंतर में, यानी कि अगर प्रतिशत में भी हम देखें तो मुश्किल से 2% का अंतर होगा, वोट भी बीजेपी को ज्यादा पड़े। लेकिन ये जो कार्यकर्ताओं की उदासीनता थी खासतौर पर लेकर चेहरों के प्रति, यही कारण है कि कई सारे हमने देखा कि लगभग 2 दर्जन मंत्री चुनाव हारे। उसका कारण यही था कि जो एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जो चेहरों की लेकर नाराजगी थी कि कार्यकर्ताओं को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। वो कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने फिर से सहेजा है। कांग्रेस विधानसभा में उनको सहेज पाई थी, लोकसभा में कितना सहेजेगी। दूसरी एक बात है, जहां तक रामकृष्ण कुसमरिया की बात है, तो वो इस वादे के साथ, टिकट के वादे के साथ गए थे कि या तो उनको उम्मीद थी कि या तो दमोह से पार्टी उनको मैदान में उतारेगी या खजुराहो से, लेकिन दोनों जगह से उनको मैदान में नहीं उतारा है। अब कांग्रेस उनका कितना उपयोग कर पाती, क्योंकि जबलपुर में कुसमरिया जो है कुर्मी समुदाय से आते हैं, कुर्मी समाज से, और कुर्मी समाज की संख्या खासी अच्छी है वोटर के रूप में जबलपुर में। अगर उनका ठीक से उपयोग हो गया तो जैसा शास्त्री जी ने बताया कि धीरज पटेरिया और रामकृष्ण कुसमरिया ये मिलकर अगर कांग्रेस ने इनका सदुपयोग किया तो निश्चित रूप से राकेश सिंह के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं पारुल की, इस सीट से जो शरद यादव हैं, जो आजकल आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू के संस्थापक रहे हैं, वो नीतीश कुमार के एक समय सहयोगी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, वो इस सीट से 1977 में सांसद चुने जा चुके हैं एक बार। वो रहने वाले भी यहीं के, इसके बाद वो बिहार की राजनीति करने लगे। तो ये भी एक फैक्टर है कि वो हो सकता है कि उनकी किसी तरह की पकड़ यहाँ क्षेत्र में नुकसान पहुंचाए। शास्त्री सर, अब हम वोट शेयर ले लेते हैं आपकी तरफ से। आप किसको ज्यादा मजबूत समझ रहे हैं इस क्षेत्र में? 60-40 का रेशियो अगर आप देना चाहें शास्त्री सर, तो राकेश सिंह 60-40 में कहाँ बैठते हैं और विवेक तनखा? देखिए, वर्तमान परिस्थितियां जो है और पुराना जो इतिहास है और जो अभी तक का जो हम एनालिसिस करते हैं परिस्थितियों का और टिकटों का और विधानसभा के चुनाव के नतीजों का, तो उसमें हमको राकेश सिंह भारी पड़ते दिखाई देते हैं। ग्रास रूट लेवल पे उनकी पकड़ अच्छी है, लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है और वो 3 चुनाव जीत चुके हैं, चौथा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सारी बातें उनके पक्ष में है, इसलिए 60-40 के रेशियो में 60 पर तो उन्हीं को ही खड़ा करना पड़ेगा आपको और 40 पर आगे तनखा साहब खड़े होंगे। तो जाहिर है कि पलड़ा इस समय उनका भारी नजर आता है, लेकिन आगे चल के क्या स्थितियां बनती है ये चुनाव के नतीजे जाहिर करेंगे और चुनाव प्रचार का जो रुख है वो जाहिर करेगा। पारुल जी बिल्कुल। मनोज सर, यही सवाल मेरा आपसे है, लेकिन स्थिति अब ये समझे कि क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहते जबलपुर की जनता से कितना वो मिल पाए, कितना उनका
मिलन सार रवैया रहा होगा वहां पे, या कितना वो जनता से जुड़ पाए होंगे, इसको लेकर भी अगर हम 60-40 का रेशियो तय करें तो आप किसको 60 पर रखते हैं? देखिए, सांसद तो अभी बने राकेश सिंह 3 बार से चौथी बार मैदान में, उसके पहले पार्षद रहे हैं, वो विधायक प्रतिनिधि रहे, यानी कि लंबे समय से जनता से जुड़े हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बने भी उनको ज्यादा समय नहीं हुआ, उसके बाद भी उन्होंने पूरा फोकस अपना जबलपुर यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे रखा। विधानसभा चुनाव जब मध्य प्रदेश में हारी बीजेपी, उसके बाद का जो 3 महीने का पीरियड है दिसंबर के बाद मार्च तक का, इस दौरान वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे, क्योंकि उनको ये पता था कि इस बार भी उनको चुनाव लड़ना है, क्योंकि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से उनके अच्छे संबंध है। दूसरी एक बात है जो शास्त्री जी ने जिस पर ध्यान बदलाया, निश्चित रूप से उनका पलड़ा भारी है। बीजेपी सीट पे 8 बार जीती और कांग्रेस 7 बार, लेकिन उन 8 में से 6 बार से लगातार से बीजेपी जीत रही है, यानी कि कांग्रेस का जो सूखा चल रहा है वो 23 साल से लगातार चल रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनका संगठन कमजोर है, उनके कैंडिडेट के सामने वही दिक्कत है कि अगर विवेक तनखा, जो कि 2 दिन पहले तक वो इंकार कर रहे थे चुनाव लड़ने से, अगर उनको पहले कह दिया जाता जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो हो सकता है वो अब तक अपनी एक टीम तैयार कर लेते, क्योंकि अब चुनाव में उनके भी समय बचा नहीं, 25 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में अपनी टीम बनाना, प्रचार करना और उस चुनाव को हाइट पर ले जाना और उस हाइट के बाद वोटों में उसको तब्दील करना, ये एक बड़ा जटिल काम होता है। अगर मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर उनको 2 महीने पहले सक्रिय कर देती या उनको एक इशारा कर देती कि नहीं आपको चुनाव मैदान में उतरना है, तो हो सकता है कि स्थिति उनकी कुछ बेहतर होती। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अंत समय में होता क्या है, नतीजे क्या लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनोज सर ने भी 60-40 के क्राइटेरिया में विवेक तनखा को 40 पर रखा है और 60 पर राकेश सिंह को रखा है, और शास्त्री सर ने भी 60-40 के क्राइटेरिया में 60 पर एक बार फिर राकेश सिंह को रखा है। कहा यही जा रहा है कि उनकी पकड़ बहुत ही पहले से, यानी जब वो पार्षद भी रहे होंगे तब से इस एरिया में रही है, जो मजबूती उनके लिए काम कर सकती है, मजबूत लोगों से मिलना जुलना, उनका संपर्क मजबूत एक फैक्टर काम कर सकता है उनकी जीत के लिए। लेकिन मुद्दे भी हैं संस्कार धानी में, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, जिस मुद्दों को लेकर जनता अपना वोट तय करेगी, हो सकता है कि संबंध और उनके व्यवहार और उनकी खुद की क्षेत्रीय छवि को लेकर जनता वोट करे। लेकिन विवेक तनखा, जो शायद उन्हें पहले बता दिया जाता तो अपनी पकड़ वहां कार्यकर्ताओं में बनाते, जनता में बनाते, लेकिन कम समय है उनके पास। अब देखना यह होगा कि जीत की हैट्रिक कौन लगाता है। हम तो सिर्फ विश्लेषण करते हैं, आप तक वो जानकारी पहुंचाते हैं जो एरिया से जुड़ी हुई होती है, लोकसभा सीट से जुड़ी हुई होती है। तमाम विश्लेषण के बाद, क्योंकि मुद्दे जो होते हैं आप तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है, क्षेत्र का गणित जो है वो आप तक पहुंचाना जरूरी होता है, अंततः तय तो आप ही करते हैं कि आपका नेता कौन होगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी।